हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जयंत एक गरीब किसान था जो कमाल नगर नामक एक गांव में अपनी बीवी चारू, छोटा बेटा गट्टू और छोटी बेटी पिंकी के साथ रहा करता था। वो अपने खेत में टमाटर उगाता और बाजार में जाकर बेचता। आइए आइए, लाल लाल ताजे ताजे टमाटर लीजिए। अरे भाई, मुझे 2 किलो टमाटर दे दो जयंत भाई साहब। तुम्हारे यहाँ के टमाटर बहुत ही स्वादिष्ट और सेहतमंद होते हैं। हाँ, ये सही कह रहे हैं। लगता है तुम बड़े प्यार से, स्नेह से टमाटर की खेती करते हो, इसलिए वो इतने निखर कर उगते हैं। जरा इनका रंग तो देखो। वाह 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 वाह। जयंत का टमाटर बिजनेस एकदम अच्छे से चल रहा होता है, लेकिन दिवाली की रात एक रॉकेट उड़कर जयंत के खेत में गिरता है और पूरा खेत आग पकड़ लेता है। आग तेजी से पूरे खेत में फैल जाती है। अरे नहीं, मेरे खेत! हे ठाकुर जी, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगा? इस खेत से ही मैं अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहा था। अब मैं क्या करूँगा? नहीं, मैं तो बुरा तरह बर्बाद हो गया। चारू, ये क्या हो गया? हमारा खेत ऐसा क्यों हुआ? जयंत अब बर्बाद हो चुका था। उसके पास जितने पैसे थे सब धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद घर में अनाज भी खत्म हो जाता है। वो लोग आश्रम में मिल रहा मुफ्त का खाना खाकर अपना पेट भरते हैं। हम इस तरह जिएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, काम ढूंढना होगा। जी, मैंने भी 2 जगह बात की है घर का काम की। 1 से 2 दिन में पता चल जाएगा कि वो मुझे काम पर रखना चाहते हैं या नहीं। जयंत नौकरी की तलाश करने जाता है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता और निरंतर 1 हफ्ते तक जगह जगह जाकर नौकरी की तलाश करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो नौकरी पाने में असफल ही रहता है। एक रात बहुत बारिश होती है और तभी जयंत का घर मालिक किरोड़ीमल आता है। अबे ओ जयंत के बच्चे, तो अपना 3 महीने का बचा हुआ किराया इस जन्म में ही भरेगा या अगले जन्म में? किरोड़ीमल जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस बार भी किराया नहीं चुका पाया। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपना सारा किराया एक बार में ही सूद समेत चुका दूंगा। मुझे बस और थोड़े दिनों की मोहलत दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ, मैं वाकई में चुका दूंगा आपका पैसा। हाँ किरोड़ीमल जी, हमारे खेत में दिवाली की रात आग लग गई, जिस कारण हमारा टमाटर का बिजनेस बंद हो गया। जयंत जी ने कई जगहों पर नौकरी की भी तलाश की, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आने वाले कुछ दिनों में हम आपके सारे पैसे चुका देंगे। लेकिन किरोड़ीमल उन दोनों की बात नहीं मानता और गुस्से से कहता है, मैं नहीं जानता। तुम दोनों को आज के आज पैसे देने होंगे, वरना मैं तुम दोनों को यहाँ रहने नहीं दूंगा। अभी के अभी तुम दोनों को मेरा घर खाली करके जाना होगा। क्या? किरोड़ीमल जी, ऐसा मत कीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। इतनी तेज भीषण गर्मी में मैं उन्हें लेकर कहाँ जाऊंगा? हमारा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। किरोड़ीमल जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हमें यहाँ से मत निकालिए। हम पर दया कीजिए और थोड़े दिनों की मोहलत दे दीजिए। अरे नहीं नहीं, हरगिज नहीं। बस बहुत हो गया तुम लोगों का। मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? किरोड़ीमल के आदमी भरी बरसात में जयंत और चारू के घर का सारा सामान उठाकर बाहर फेंकते हैं और उन्हें उनके बच्चों के संग वहां से निकाल देते हैं। बेचारे जयंत और चारू अपने बच्चों संग बारिश में यहाँ से वहां भटकते हैं। वो लोग एक गुफा में अलाव जलाकर रुकते हैं। गट्टू और पिंकी को भीग कर तेज बुखार आ जाता है। सुबह जब बारिश रुक जाती है, तभी जयंत अपने दोनों बच्चों को सरकारी अस्पताल ले जाता है। उन लोगों के हाल बद से बदतर हो जाते हैं। वो लोग जंगल में एक झोपड़ी में रहने लगते हैं। चारू, अब जब तक हम पैसे नहीं कमा लेते, हम इसी झोपड़ी में रहेंगे। हाँ जयंत जी, मेरी भी नौकरी पक्की हो गई है। दोनों जगह में से एक जगह मैं झाड़ू पोछा करने जाऊंगी। एक बार पैसे इकट्ठा हो जाए, फिर हम इस झोपड़ी से निकलकर किसी किराए के मकान में रहने चले जाएंगे। बस ठाकुर जी की कृपा से मुझे भी अब एक अच्छी नौकरी मिल जाए। पता नहीं कौन सी सजा मिल रही है हमें। बेचारे हमारे बच्चे, अरे खेल कूद की उम्र में उन्हें भी हमारे साथ इन सभी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चिंता मत कीजिए पापा, हम दोनों को कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ पापा, हम ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि सब जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। चारू जिस घर में झाड़ू पोछा करने जाती है, वहां पर एक हफ्ते बाद उसके हाथों से एक कीमती कांच का शोपीस टूट जाता है, जिस कारण उसकी मालकिन उसे खूब सुनाती है। अरे निकम्मी, क्या नींद में साफ सफाई कर रही थी? अंधी कहीं की, इतना महंगा और बेशकीमती शोपीस तोड़ दिया तूने, नालायक। वो मालकिन, वो मैंने जो कुछ भी किया जानबूझ के नहीं किया। अरे तुझे पता भी है क्या ये शोपीस विदेश से आया हुआ है? इसकी कीमत कितनी है तुझे पता है? तेरी औकात भी नहीं है, उतना महंगा है ये। निकल यहाँ से। ऐसे नुकसान करने वाले लोग मुझे मेरे घर में नहीं चाहिए। और एक बात कान खोल कर सुन ले, तुझे तेरी तनख्वाह नहीं मिलने वाली। चल दफा हो यहाँ से। लेकिन मालकिन, मालकिन मेरी बात तो सुनिए ना मालकिन। मालकिन चारू को घर से बाहर निकाल देती है और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। चारू रोते बिलखते घर वापस आती है। चारू को इस हालत में देखकर जयंत को बहुत दुख होता है। अब तो ना जयंत के पास कोई नौकरी थी और तो और चारू की नौकरी उसके हाथ से जा चुकी थी। एक दिन भयानक तूफान आता है, जिसके कारण उनकी झोपड़ी की छत उड़ जाती है और पूरी झोपड़ी भी तहस नहस हो जाती है। अब तो उन लोगों के हाल और भी बुरे हो जाते हैं। उनके पास अब गांव के कृष्णा मंदिर में रहने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। वो लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे ठाकुर जी, क्यों हम गरीबों की इतनी परीक्षा ले रहे हो आप? मैं मझधार में अटक चुका हूँ, मेरी मदद करो ठाकुर जी, मेरी मदद करो, अपने बच्चे की मदद करो ईश्वर। जयंत और उसका परिवार अब कचरा कूड़ा बीन कर ही अपना गुजारा करने लगता है। उन्हें ज्यादातर प्लास्टिक की बॉटल्स ही मिलती। एक दिन यूं ही जब वो लोग एक स्कूल के पास से गुजर रहे होते हैं, तभी पिंकी और गट्टू की नजर स्कूल में चल रहे एग्जीबिशन पर पड़ती है, जहाँ पर सब ने छोटे छोटे वस्तुओं से घरों के मॉडल्स बनाए थे। वो देखो, प्लास्टिक बोतल से बना हुआ घर। और वो देखो, कुल्फी वाली लकड़ी है। कुल्फी वाली लकड़ी नहीं बुद्धू, उसे आइसक्रीम स्टिक कहते हैं। अरे हाँ हाँ, और वो देखो, कांच का घर और वो कागज का भी। उन सबको देखकर जयंत के मन में एक विचार आता है। क्यों ना हम भी एक प्लास्टिक बॉटल का घर बनाएं, वो भी असलियत का। प्लास्टिक तो तूफान में भी टिकता है, टस से मस नहीं होता। अरे वाह, ये तो सच में बहुत ही बढ़िया विचार है जी। मैं तो कहती हूँ कि यही करते हैं। हाँ पापा, हाँ, मुझे एक प्लास्टिक बॉटल के घर में रहने में बहुत मजा आएगा। हाँ पापा, बहुत अच्छा आइडिया है। वो चारों पूरे गांव में भटक कर प्लास्टिक बॉटल्स इकट्ठा करते हैं और उससे एक सुंदर सा घर बनाते हैं और उसमें हंसी खुशी रहने लगते हैं। थोड़े दिनों बाद चारू और जयंत दोनों को भी एक मिल में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाती है और उन लोगों के जीवन में खुशियां फिर से दस्तक दे देती हैं। धन्यवाद ठाकुर जी, प्लास्टिक बॉटल का घर हमारे लिए लकी और शुभ साबित हुआ। बस अब आप अपनी कृपा दृष्टि यूं ही हम पर बनाए रखिए। कमलपुर में अवंतिका अपनी सास सीमा के साथ रहा करती थी। अवंतिका का पति ऋषभ शहर में नौकरी किया करता और यहाँ गांव में अवंतिका अपना ढाबा चलाती, जिसका खाना सभी गांव वालों को बहुत पसंद होता है। लेकिन इस ढाबे के पीछे छुपा है एक राज, और वो ये है कि ढाबा अवंतिका नहीं, उसकी सास सीमा के कारण चलता है। ओ बढ़िया, बहुत आराम फरमा लिया, अब जल्दी से काम पर लग जा। आज ढाबे में बहुत सारा खाना बनाना है। शाम होते ही ग्राहकों की संख्या बढ़ जाती है, इसीलिए तुझे अपने हाथ तेज चलाने होंगे, समझ गई? हाँ 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 अवंतिका बहू, मैं समझ गई। अवंतिका गुस्सैल आंखों से सीमा का हाथ मरोड़ती है और कहती है, और खबरदार, अगर किसी को इस बात की भनक भी पड़ने दी कि ढाबे का सारा खाना मैं नहीं तू बनाती है, समझी? आ, 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 मुझे बहुत दर्द हो रहा है बहू, छोड़ दो मुझे, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। छोड़ दे, मैं ढाबे के अंदर छुप कर रहूंगी और किसी के सामने नहीं आऊंगी। सबको यही लगेगा कि खाना तुम ही बनाती हो।
अवंतिका सीमा को छोड़ देती है। दरअसल सभी गांववासियों की नजरों में यही होता है कि अवंतिका ही ढाबे को अकेले चलाती है और सारा खाना अकेले बनाती है, जबकि असलियत तो कुछ और होती है। बुरी और लालची अवंतिका अपनी बूढ़ी सास सीमा से सारा खाना बनवाती और उसे डराया धमकाया करती। यहाँ तक कि शहर में रह रहे ऋषभ को भी इन सब की कोई भनक नहीं होती। जब वो वीडियो कॉल करता है तब और माँ, कैसी हो आप? आपकी तबीयत ठीक तो है ना? अवंतिका अवंतिका आपका सही से ख्याल तो रख रही है ना? आप गोलियां तो समय से खा लेती हो ना माँ? हाँ हाँ ऋषभ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अवंतिका बहू भी मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। तू बेफिक्र रहे और अपने कारोबार पर ध्यान दे बेटा। सीमा ऋषभ को कुछ नहीं बताती कि कैसे अवंतिका उसके साथ अत्याचार करती है। अवंतिका, तुम अपने ढाबे से जो भी पैसे कमा रही हो वो तुम अपने लिए ही सिक्योर करो। मुझे तुम पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि तुम अकेले ढाबे को संभालती हो, और माँ को भी। शुक्रिया ऋषभ। तो मैं वो रखती हूँ। हाँ रखती हूँ। ढाबे के लिए लेट हो रहा है ना, इसीलिए। जैसे ही अवंतिका वीडियो कॉल कट करती है वैसे ही वो सीमा को काम करने लगाती है। अवंतिका सीमा को 1 मिनट के लिए भी आराम करने नहीं देती। फिर चाहे वो घर में हो या ढाबे पर, वो उसके साथ किसी नौकरानी से भी बढ़कर पेश आती। अरे वाह, क्या कमाल का खाना है भाई, फुल पैसा वसूल। वरना आजकल के बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में तो इतने सारे पैसे देने के बावजूद भी खाने का स्वाद फीका का फीका ही रहता है। अवंतिका जी, आपके ढाबे के खाने की बात ही कुछ और है। एकदम घर का खाने की याद आ रही है। मजा ही आ गया, बहुत खूब। धन्यवाद। मेरे ढाबे का ऑनलाइन पेज भी है, वहां पर जाकर भी अपना फीडबैक ऑनलाइन लिख देना और मेरे ढाबे पर खाना खाने आते रहिएगा। नमस्ते। सीमा लगातार 14 से 15 घंटों तक काम करती रहती और अवंतिका बस मालकिनों की तरह रौब जमाती। वो अपने पैसों को ऋषभ को भी नहीं देती और ना ही सीमा को। लालच तो मानो कूट कूट कर भरा हुआ होता है अवंतिका में। आहा, इस हफ्ते मैंने अब तक की सबसे ज्यादा कमाई की है। हाँ, ऐसे ही पैसे कमाते रहना है मुझे और इतना अमीर बनना है, इतना अमीर बनना है कि बस पूछो ही मत। अवंतिका बहू, वो मेरे कमरे की बत्ती चली गई है और मेरा स्वेटर भी चूहों ने कुतर दिया है। क्या तुम मेरे लिए नई बत्ती और नया स्वेटर ला सकती हो? ओ बुढ़िया, ज्यादा नाटक मत कर। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? समझ गई ना? और मैं तुझे 1 फूटी कौड़ी तक नहीं देने वाली हूँ। अंधेरे में सोना और बिना स्वेटर की ठंड में कुल्फी बन जाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहू, वो कह दिया ना मैंने, मैं बेफिजूल के पैसे खर्च नहीं करूंगी। ठंड और अंधेरे में रहकर मौत नहीं आ जाएगी तुझको। अब जा यहाँ से। पूरे घर की सफाई कर और फिर उसके बाद मेरे पैरों की मालिश भी कर। जा यहाँ से। क्रूर अवंतिका बेचारी सीमा को पैसे नहीं देती और सीमा इतनी कड़ाके की ठंड में बिना स्वेटर के ही अंधेरे में सोती है। सीमा अगर किसी दिन देर तक सोई रहे तो अवंतिका बाल्टी में पानी भरकर उसे सीमा पर फेंकती है, जिससे घबराते हुए कपकपाते हुए सीमा झट से उठ जाती है। बहू, ये ठंडा पानी क्यों डाला? अब ड्रामा बंद कर और जल्दी से नहाकर ढाबे पर चल। सुबह के अंधेरे में ही तुझे चलना होगा, वरना उजाला होने के बाद अगर किसी ने तुझे मेरे साथ ढाबे पर जाते हुए देख लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। अवंतिका किसी को ये खबर तक पढ़ने नहीं देती कि सीमा ढाबे पर चुपके से सारा खाना बनाती है। एक दिन अवंतिका की पड़ोसन बिंदिया ढाबे पर आती है और वो अवंतिका को सीमा से बात करते हुए देख लेती है। अरे अवंतिका, किसी से बात कर रही हो तुम? कोई है क्या उस पार, या अकेले में ही बतिया रही हो? कोई भी नहीं है ढाबे में। हाँ, वो जब मैं काम का प्रेशर ज्यादा होता है ना, तभी दिमाग काम तो करता है नहीं। यूं ऐसे अकेले में बात करने लग जाती हूँ मैं फिर भी। सॉरी, कहो ना बिंदिया, कैसे आना हुआ यहाँ पर? वो दरअसल मुझे ना गर्मा गर्म पराठे चाहिए थे, वो भी अभी के अभी। वो क्या है ना, घर पर मेहमान आ रहे हैं और माँ और बाऊजी ने मुझे पराठे बनाने के लिए कहा, जबकि मैं पढ़ाई करके बहुत थक चुकी हूँ। इसीलिए 15 मिनट में दे दो ना बनाकर, बहुत जल्दी है। अवंतिका घबरा जाती है क्योंकि उसे तो पराठे बनाने नहीं आते। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूँ? मुझे तो पराठे बनाना बिल्कुल भी नहीं आता
अब मैं इस बिंदिया का सामना कैसे करूंगी? अब क्या होगा, कैसे क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा। अरे भगवान, बचा लो मुझे। क्या हुआ अवंतिका? बहन, तुम तो गहरी सोच में ही पड़ गई। कुछ कहोगी भी? मैं बना कर देती हूँ ना, अभी बना कर देती हूँ तुम्हें पराठे। लेकिन बिंदिया, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? तुम मेरे लिए वो मूंगफलियाँ लाओगी? वो देखो वहाँ मैदान के उस पार, हाँ, मूंगफली वाला घूम रहा है ना, हाँ, तुम ले आओ ना। तब तक मैं तुम्हारे पराठे बना लेती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, अभी लाती हूँ तुम्हारी मूंगफलियाँ। बिंदिया वहां से चली जाती है और उसके जाते ही अवंतिका राहत भरी सांस लेती है। वो फटाफट सीमा से पराठे बनवा लेती है, लेकिन बिंदिया ये सब दूर से देख लेती है और उसे समझ आ जाता है कि पराठे अवंतिका ने नहीं, ढाबे में मौजूद किसी और ने बनाए हैं। बिंदिया अवंतिका की मूंगफलियां लाती है और अवंतिका उसे पराठे पैक करके दे देती है। बिंदिया को अवंतिका पर शक होने लगता है। वो अपने घर जाने के बाद सोचती है, हो न हो अवंतिका जरूर कुछ तो छुपा रही है। मैंने और यहाँ तक कि कई गांव वासियों ने आज तक उसे खाना बनाते हुए देखा नहीं है। और तो और सीमा काकी भी दिन भर गायब रहती है, ना घर पर रहती है ना ढाबे पर। आखिर ये सारा माजरा क्या है? मुझे तो पता लगाना ही होगा। अगले दिन अवंतिका को एक शादी के खाने का बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है और तभी सीमा बीमार पड़ जाती है। तभी ढाबे में अवंतिका सीमा को बेलन से मारने लगती है और बेरहमी से बोलती है, चल उठ, नखरे मत कर, खाना बना। तेरी वजह से मैं इतना बड़ा नुकसान नहीं उठा सकती। अवंतिका बहू, नहीं, मत मारो मुझे। बिंदिया ये सब देख लेती है और वो फौरन ऋषभ को और पुलिस को बुलाती है। शाम तक ऋषभ आ जाता है और अवंतिका को गिरफ्तार किया जाता है। ऋषभ सीमा को अपने साथ शहर ले जाता है और फिर सीमा वहां अपने बेटे संग खुशी से रहती है और अवंतिका जेल में अपने गुनाहों की सजा काटती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।